आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने दावा किया है कि वहाँ पे सच में ऐसा होता है। यह जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में है। उसके स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पुर्टो आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से इसको और भी बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी, लेकिन पहली बार इसको बरमूडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गैडीज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और मैगजीन का नाम था आर्गनी मैगजीन, और उसमें लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का नाम लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात होती है तो लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल ही बोलते हैं, और तब से लेके आज तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले तो कभी कंपास खराब हो जाए। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे सभी की रीडिंग्स इस जगह पर जाते ही फ्लक्चुएट होने लग जाती थी। इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप गायब हो रहे थे, और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे उनका एक टुकड़ा तक नहीं मिलता था, बल्कि जो इंसान थे उनके अंदर वे भी ऐसे ही गायब हो रहे थे। और जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, तो कुछ लोगों का कहना था कि इस एरिया में एलियंस का इन्फ्लुएंस है, लेकिन पक्का कारण कुछ भी नहीं पता चल रहा था। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था ग्रिफिन, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए। और जो ये शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था, लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शुरू में तो ये लोग उससे डर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। लेकिन उस बोट के पास पहुंचने के बाद हर कोई शॉक हो गया था, क्योंकि वो बोट पूरी की पूरी खाली थी। उसमें कोई भी नहीं था, ना कैप्टन, ना क्रू, ना ही कोई पैसेंजर। और बोट की सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत थी, कुछ भी डैमेज नहीं था। उसके बाद ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं तो उस पर ट्रैक कर सके। अब ये बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए बोट गायब हो जाती है, और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से बोट दिखने लगती है। हर कोई इस घटना को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पर छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और अगले दिन हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। अब एक और बोट थी जिसका नाम मैरी सेलिस्ट था। इसको 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पर बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। करीबन 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पूरी शिप पे एक भी इंसान नहीं था और शिप को कुछ भी नहीं हुआ था, वह बिल्कुल ठीक थी। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे जो खाने का सामान था वो भी बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा हुआ था, लेकिन कैप्टन, क्रू, पैसेंजर सब के सब गायब थे। आज तक पता नहीं चल पाया कि वे लोग कहाँ गए। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। इस ग्रुप का नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस पूरे ग्रुप पे सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स।
इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन ड्रॉप एक जगह है वहां पर ये बम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बहामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये निकलते हैं उसके 2 घंटे के बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर जो थे चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। इसके बाद चार्ल्स है वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं लेकिन वो खराब निकलता है और फिर दूसरा कंपास भी देखते हैं तो वो भी काम नहीं कर रहा था। ये अपनी टीम के मेंबर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं और उन सब के भी कंपास खराब थे। उनको पता चलता है कि सारा का सारा ग्रुप है जो वो डायरेक्शनलेस हो गया है। उसके बाद उनको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, वो भी गायब हो जाता है और उसका लास्ट मैसेज ये था कि यहाँ पे 100 फीट ऊंचाई पर कुछ जलता सा दिख रहा है। उसके बाद ये भी गायब हो गया। ब्रूस जर्नन इकलौते ऐसे आदमी है जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको करीब 1.5 घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में। लेकिन एक बार ये बरमूडा ट्रायंगल से करीब 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे, लेकिन मौसम एकदम ही खराब हो जाता है। अचानक से बहुत ही हैवी क्लाउड्स आ जाते हैं और काफी देर तक आते ही रहते हैं। इतना देर हो जाता है कि जो सन की लाइट थी वो तक पास नहीं हो रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ता गया क्लाउड और हैवी होते गए और जो प्लेन के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। उनको लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा है और जो ग्राउंड पे टीम थी उनको भी अचानक से उनकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूसली उस घने बादलों में प्लेन को चलाते रहे और फिर थोड़ी देर बाद वो बादल हट भी गए। वो ग्राउंड टीम से कनेक्ट करते हैं लेकिन हर कोई हैरान था क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट्स में फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि जो उस मॉडल का जो प्लेन था उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 माइल्स पर आवर थी और जब उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो भी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, वो वैसे का वैसा ही था। ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज है इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, लेकिन आजकल हम टेक्नोलॉजी से ऐसी घटनाओं के रीजंस आसानी से जान जाते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो टॉप 10 डेंजरस रीजन्स में बरमूडा का नाम तक नहीं है। यूएस तो बरमूडा ट्रायंगल का जो नाम है उसे इस वर्ल्ड में भी नहीं मानती है। बरमूडा ट्रायंगल की विकिपीडिया कहती है कि ये एक अर्बन लीजेंड है, मतलब एक कहानी है जो बताई जा रही है वो सच है लेकिन वो सच है नहीं। लायॉर्ड्स लिस्ट एक ऐसी शिपिंग पब्लिकेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के शिप्स है उनका डाटा मेंटेन करती है कि हर साल कितने शिप्स गायब हो गए और उनके हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेसल्स हैं उनमें से 1.8% के साथ कैजुअलिटीज होती हैं किसी न किसी कारण से। कुछ के रीजन पता चल जाते हैं, कुछ के नहीं पता चल पाते। और इस बरमूडा ट्रायंगल में करीब टोटल 8,634 शिप्स गए हैं जिसमें से सिर्फ 2 ही कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी में से ये डाटा बहुत कम है। इसके बाद भी ये ट्रायंगल फेमस है क्योंकि जो इसकी जो स्टोरीज है, बुक्स है, टूरिज्म है, डॉक्यूमेंट्रीज है, इन सब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।